अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर, जिसका नाम है इंटरेस्ट। हमारा अगले चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट के बारे में अपनी चर्चा हम लोग करेंगे। जहाँ तक इंटरेस्ट के बारे में एक बात मैं आपको बता दूँ कि इंटरेस्ट के केस में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। जब आपको क्वेश्चन में आपको लगे कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको आ सकता है या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या रिटर्न फाइल किया है, ROI अगर टाइम पर फाइल किया है, रिटर्न ऑन इनकम अगर टाइम पर फाइल किया है, तो उस सिचुएशन में आप बच जाओगे 234A के इंटरेस्ट से। अदरवाइज 234A का ब्याज लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, फिर चेक करना है कि क्या रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में एक आपका हो गया, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर इंड हो गया, और उसका जस्ट सब्सिक्वेंट जो फाइनेंशियल ईयर हो गया वो आपका असेसमेंट ईयर हो गया। ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर का इंड हो गया मान लो। ठीक है, तो रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में क्या 90% से ज़्यादा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एडवांस टैक्स वगैरह सब देना रहता था। तो एडवांस टैक्स जो है वो आपको जो देना रहता था, उसमें लास्ट डेट हम लोगों ने देखा था कि 15 मार्च का डेट था, 15 मार्च तक का डेट था। लेकिन फिर भी कहा गया था कि फाइनेंस एक्ट जो आपका प्रीवियस ईयर के एंड तक भी आप पेमेंट कर देते हो तो आपको ब्याज से आप बच सकते हो। उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था एडवांस टैक्स के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना है कि क्या रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में 90% से ज़्यादा एडवांस टैक्स दिया था, 90%, 90% या फिर मोर, 90% या उससे ज़्यादा एडवांस टैक्स दिया था। अगर नहीं दिया था, यानी कि जो भी आपका एडवांस टैक्स दिया गया था वो लेस दैन 90% था, तो उस सिचुएशन में आपको कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? उस सिचुएशन में आपको 234B का इंटरेस्ट लगेगा, 234B का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये बात आती है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है 234A का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको चेक करना है रिटर्न टाइम पे फाइल किया है तो 233A से बच जाओगे। उसके बाद मान लो कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर 90% से लेस दैन पेमेंट नहीं किया एडवांस टैक्स का, ठीक है, तो उस सिचुएशन में 234B से बच जाओगे। उसके बाद आता है मामला 234C का। 234C का मामला जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में अगर डिफॉल्ट किया गया है, एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट में अगर डिफॉल्ट किया गया है, तो ये 234C अट्रैक्ट हो जाता है। तो जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये दो सेक्शन जो था आपका 234B और 234C, ये एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट होने पर लगता है, ये ब्याज लगता है। और ये वाला रिटर्न फाइल अगर टाइम पर नहीं किया तो उसके रिस्पेक्ट में ये इंटरेस्ट लगता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी चर्चा करेंगे 234A के बारे में, जहाँ पर रिटर्न नहीं फाइल किया गया है या फिर लेट रिटर्न फाइल किया गया है, लेट रिटर्न फाइल किया है या फिर नहीं रिटर्न फाइल किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग यहाँ पर दो सिंबल का यूज़ करेंगे। जैसे आपका ये टाइमलाइन है, ये आपका प्रीवियस ईयर का टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन आपका प्रीवियस ईयर एंड है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का बिगनिंग है और ये प्रीवियस ईयर का टाइमलाइन है। उसके अगला टाइमलाइन आपके असेसमेंट ईयर का टाइमलाइन है, असेसमेंट ईयर का टाइमलाइन है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि असेसमेंट ईयर में आपका रिटर्न फाइल करने का 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ड्यू डेट यहाँ पर है, ड्यू डेट यहाँ पर है। लेकिन रिटर्न क्या किया है? लेट से फाइल किया है। रिटर्न अगर लेट से फाइल किया है तो पहला सिचुएशन क्या होता है कि अगर मान लो रिटर्न लेट से फाइल किया, तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि ड्यू डेट यहाँ है और फाइल करा है रिटर्न लेट से जाकर। ठीक है, या फिर रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। ठीक है, रिटर्न या तो लेट से फाइल किया है या फिर ये होता ही नहीं, फाइल ही नहीं किया है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, अगर मान लो कि रिटर्न लेट से फाइल किया है, तो उस सिचुएशन में जिस दिन आपका ड्यू डेट था, रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे से, किस दिन से? इमीडिएट नेक्स्ट डे से, जिस दिन रिटर्न एक्चुअली में फाइल किया है, इमीडिएट नेक्स्ट डेट से जिस दिन रिटर्न एक्चुअली में फाइल किया है, उस दिन तक आपको ब्याज लगता है। ठीक है, उस दिन तक आपको ब्याज लगता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। ये बात हम लोगों ने जानी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका 1% और पार्ट ऑफ मंथ से यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और पार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि पार्ट ऑफ द मंथ पर भी आपको 1% का इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो उस सिचुएशन में 139 सबसेक्शन 1 का जो ड्यू डेट होता है, उसके इमीडिएट नेक्स्ट डेट से यहाँ पर जहाँ पर आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है, असेसमेंट जो आपका असेसिंग ऑफिसर करता है, चाहे वो 143 सबसेक्शन 1 का करे। ठीक है, असेसमेंट कहाँ कहाँ पर करता है असेसिंग ऑफिसर? आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग का करता है या फिर स्क्रूटनी का करता है, 143 सबसेक्शन 1 और 3 में। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 144 बेस्ट जजमेंट
असेसमेंट 147, स्कैपिंग असेसमेंट 153A, 153 आपका आता है सर्च एंड सीजर के केस में असेसमेंट। ठीक है, तो जिस दिन ये कंप्लीट होता है उस दिन तक आपको ब्याज लग जाएगा। तो आपको कभी भी इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, पीरियड चाहिए। तो पीरियड आपको पता चल गया कि 234A के हिसाब से 2 समय हो सकता है। अगर रिटर्न फाइल लेट से किया है तो उस सिचुएशन में रिटर्न फाइल करने के दिन तक, और अगर रिटर्न फाइल किया ही नहीं है तो असेसमेंट कंप्लीट होने के दिन तक आपको जो है मंथली 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए आपको ब्याज लगेगा। रेट आपको क्या पता चला, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा। अब जहां तक हम लोग अमाउंट की बात करते हैं कि अमाउंट कहां से कैलकुलेट किया जाएगा, तो अमाउंट तक की जहां तक बात करते हैं कि जो टैक्स आपने रिटर्न जब फाइल किया है या फिर आपका असेसमेंट किया है तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा अमाउंट। उस अमाउंट में कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट किया जाता है, उस अमाउंट में कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट किया जाता है। इसमें किस किस चीज़ों का एडजस्टमेंट किया जाता है, तो इसमें ट्राम का एडजस्टमेंट किया जाता है, TRAM का एडजस्टमेंट किया जाता है। टी का मतलब आपका हो गया TDS TCS, टी का मतलब TDS TCS, आर का मतलब जो रिलीफ होता है, रिलीफ जो होता है वो हो गया TDS TCS, रिलीफ हो गया। उसके बाद मान लो कि आपने कोई एडवांस टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा और एडवांस टैक्स माइनस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो मैट का क्रेडिट आपको मिला हुआ है, मैट या AMT का क्रेडिट जो मिला हुआ है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें जो आपकी होगी वो आपका घटाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर आपको ब्याज लगता है। उस अमाउंट पर आपको 234A सब सेक्शन के तहत आपको क्या लगता है, ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसमें से अमाउंट में से आपको ट्राम को रिड्यूस करना है। ठीक है, ट्राम मैंने इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, आप एग्जाम में ट्राम वर्ड नहीं लिख सकते हो, इसका पूरा लिखना TDS TCS। उसके बाद रिलीफ, रिलीफ जो होता है वो सेक्शन 89, 90, 90A और 91 के तहत होता है। ठीक है, तो रिलीफ जो आपका किस सेक्शन के तहत होता है, 89, 90, उसके बाद आपका हो गया 90A। ठीक है, उसके बाद आपका 91 हो गया। इन सब सेक्शन के तहत रिलीफ होता है। TDS TCS तो आप जानते ही हो, और उसके बाद एडवांस टैक्स तो पता ही है। उसके बाद आपका मैट या AMT क्रेडिट आपको पता ही है। ठीक है, तो इन सबको रिड्यूस करने के बाद, ठीक है, तो पहला वाला हम लोगों ने देखा कि रिटर्न अगर फाइल नहीं किया या फिर लेट रिटर्न फाइल किया तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा उसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं 234B की कहानी। 234B की कहानी में हम लोग क्या देखेंगे, अगर मान लो कि एडवांस टैक्स को पेमेंट ही नहीं किया था प्रीवियस ईयर में, जो आपका एडवांस टैक्स था उसको पे ही नहीं किया था, या फिर पे तो किया था लेकिन लेस दैन 90% पे किया था, पे तो किया था लेकिन लेस दैन 90% पे किया था, उस परिस्थिति में कैसे कैसे आपका ब्याज लगता है, उस परिस्थिति में आपका कैसे कैसे ब्याज लगता है। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि पहला हम लोग सिचुएशन लेते हैं कि एडवांस टैक्स बेचारे ने पे किया था प्रीवियस ईयर से पहले पहले, जो मान लो कि ये असेसमेंट ईयर, यहाँ पर मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ये पूरा का पूरा असेसमेंट ईयर का है। ठीक है, तो मान के चलो ये आपका असेसमेंट ईयर का लाइन है, रिलीवेंट असेसमेंट ईयर का लाइन है। इससे पहले पहले मान लो 1.5 लाख का एडवांस टैक्स पे कर दिया था, 1,50,000 का एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है। ठीक है, 1,50,000 का ऑलरेडी जो है एडवांस टैक्स पे कर चुका है। अब जहाँ तक बात आती है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर असेसमेंट ईयर में, तो आपको बस अभी इसको मैं डिलीट करने के लिए जा रहा हूँ, आपको बस ध्यान रखना है 1.5 लाख का ऑलरेडी एडवांस टैक्स, 1,50,000 का ऑलरेडी एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे हो चुका है। अब जो हमारा टाइमलाइन सामने में दिख रहा है वो असेसमेंट ईयर का टाइमलाइन है, हमारे सामने में जो टाइमलाइन दिख रहा है वो टाइमलाइन असेसमेंट ईयर का टाइमलाइन है। इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, तो जहाँ तक बात करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है आपका सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के हिसाब से जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है वो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है। ठीक है, अब जहां तक बात होती है कि दो सिचुएशन हो सकती है, भैया आपने या तो पेमेंट ही नहीं किया है या फिर 1,50,000 मान लो, हम दोनों सिचुएशन में आपको ड्यू अमाउंट पता चल जाएगा कि ड्यू अमाउंट कितना है। अब यहाँ पर हमने 1,50,000 लिया है, यहाँ जो रिटर्न डेट को जो रिटर्न वगैरह सब फाइल किया जाता है उस दिन जो आपका टैक्स बनता है वो आपका बनता है 2,80,162। ठीक है, 2,80,162 ये आपका टैक्स जो है रिटर्न में दिखाया गया है, यानी कि रिटर्न फाइल किया गया है। ठीक है, उसमें आपको बताया गया है कि भाई इतना जो है आपका टैक्स जो है वो बनता है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर आपका डिटरमाइन किया गया है, जो आपका असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो आपका असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट करते वक्त में डिटरमाइन करता है। तो ठीक है, रिटर्न फाइल करने के बाद उसका प्रोसेस वगैरह सब करके या फिर अदरवाइज आपका असेसमेंट या रीअसेसमेंट अदर सेक्शन के तहत होता है तो यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर डिटरमाइन का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अपने एग्जाम्पल को हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, नहीं तो डिटरमाइन का भी अलग से फिगर जो है वो आपको मतलब हम लोग ले सकते हैं, उससे डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात
करते हैं कि 140A, अब जहाँ तक असेसमेंट ईयर में क्या किया है इसने, असेसमेंट ईयर में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, 140A के तहत सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो पे कर दिया है। मान ले सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज़्यादा ही पे कर दिया है, 2 लाख का सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है, मतलब आपने इसमें तो डिफॉल्ट किया है, 234B आप पर अट्रैक्ट तो हो रहा है क्योंकि आपने लेस दैन 90% पे किया है या फिर एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं पे किया है। लेकिन बीच में आपने क्या किया है, रिटर्न फाइल करने से पहले पहले ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया कि अगर मान लो कि यहाँ पर बताया गया था डॉक्टर प्रणय राय का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर प्रणय राय का जजमेंट था 234A के रिस्पेक्ट में, रिटर्न फाइल नहीं किया या फिर लेट किया उसके रिस्पेक्ट में। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हो वो अमाउंट ड्यू पर कर रहे हो, और अमाउंट ड्यू में जो है अगर मान लो कि रिटर्न फाइल करने से पहले पहले कुछ भी पे कर दिया आगे, तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाना उचित नहीं है, उस अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब आपको पे तो मतलब रिटर्न फाइल आपने टाइम पे नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्न फाइल करते करते तक, रिटर्न फाइल के ड्यू डेट तक आपने कुछ पेमेंट जितना कर दिया है, ठीक है, तो जो भी पे किया है किसी भी नाम से पे किया है उस पर आपको ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये डॉक्टर प्रणय राय का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो हम लोग बात यहाँ पर करते हैं, हम लोगों की 234B की चर्चा चल रही थी। तो 1,50,000 एडवांस टैक्स पे कर चुका है, ठीक है, 1,50,000 जो कि लेस दैन 90% है, लेस दैन 90% है तो ऑब्वियसली जो है आपका अट्रैक्ट हो जाता है, ये 2,80,162 है, ठीक है, रिटर्न में जो फाइल किया है इनकम वो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आके 2 लाख पे कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि 2 लाख यहाँ पेमेंट किया, 1 लाख 1.5 लाख यहाँ पर पेमेंट किया, यानी कि टोटल 3,50,000 पे किया है, जो कि अपने आप में इस अमाउंट से ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको 234B लग जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं दिया है या फिर लेस दैन 90% दिया है, मतलब इस अमाउंट का लेस दैन 90% दिया है, तो उस सिचुएशन में ये वाला ब्याज आपको लग जाता है। अब जहाँ तक हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले बात आती है कि इंटरेस्ट यहाँ पर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ये वाले केस में इंटरेस्ट जो होता है वो 2 हिस्सों में बंट जाएगा। जैसा कि हमने जाना था कि अमाउंट ड्यू का मतलब क्या होता है, अमाउंट माइनस ट्राम, अमाउंट माइनस ट्राम। तो TRAM का मतलब आपको अब पता है, अमाउंट माइनस ट्राम, TRAM का मतलब अब आपको पता है, ठीक है। T का मतलब TDS TCS, R का मतलब रिलीफ, A का मतलब एडवांस टैक्स और M का मतलब मैट या फिर AMT का क्रेडिट, ठीक है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स या अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्रेडिट, ठीक है, उसको घटाते हैं। अब इस अमाउंट पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, ठीक है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, ठीक है, पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, ठीक है, कितने पीरियड के लिए, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से तो इंटरेस्ट लगेगा ही। पीरियड यहाँ पर काउंट किया जाएगा आपके मतलब 31 3 के, यानी कि प्रीवियस ईयर के एंड के इमीडिएट नेक्स्ट डे से, यानी कि यहाँ से लेकर 140A में जो सेल्फ असेसमेंट पे किया इतने पीरियड के लिए। अब इसमें जितने महीने और पार्ट ऑफ द मंथ फॉल करे उसको पीरियड में लिया जाएगा। तो पहला हिस्सा इंटरेस्ट का क्या हो गया, पहला हिस्सा इंटरेस्ट का आपको ध्यान रहे, पहला हिस्सा इंटरेस्ट का यहाँ तक आपको क्या लगेगा, तो यहाँ पर आपने क्या किया, जो भी आपका अमाउंट था, ठीक है, अमाउंट बनता है जो कि हम लोगों ने देखा था रिटर्न के हिसाब से, उसमें से ट्राम को माइनस करना है, जो भी आपका टैक्स का अमाउंट बनता है उसमें से ट्राम को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आता है वो कौन सा हो गया, ये ड्यूज अमाउंट हो गया, ड्यू हो गया। ड्यू में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ से इंटरेस्ट लगाना है आपको, तो 1% और पीरियड कितना लिया जाएगा, यहाँ से काउंट किया जाएगा 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन आपने ये फाइल किया है, ठीक है। मान लो सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर अदरवाइज सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही नहीं केवल, या अदरवाइज आपने पे कर दिया है रिटर्न फाइल करने से पहले पहले ही, किसी कारण से अदरवाइज आपने पे किया है, मान लो कि 30/6 को पे किया है, ठीक है, 30 जून को यहाँ पर पे किया है, तो ऐसी परिस्थिति में इंटरेस्ट कितना का लग गया, तो ऐसी परिस्थिति में सीधा का सीधा 3 महीने का इंटरेस्ट आपको लग गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर कितना हो गया, अप्रैल, मार्च, तो ये आपका अप्रैल हो गया, उसके बाद मई हो गया, उसके बाद जून हो गया, ठीक है। तो 30 जून तक का पूरा मान लो कि 30 जून को आप पेमेंट करते हो तो 3 महीने का यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, तो आपका 3 महीने का इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अब अगला इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट दूसरा जो पार्ट होता है वो किस दिन से किस दिन तक लगेगा, तो इंटरेस्ट का जो आपका अगला पार्ट होता है वो जिस दिन आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या अदरवाइज पे किया था उस दिन से लेकर डिटरमाइंड, जिस दिन आपका असेसमेंट वगैरह सब में डिटरमाइन हुआ है, तो असेसमेंट वगैरह सब में जिस दिन आपका डिटरमाइन हुआ है तो, ठीक है, उस दिन तक
का आपका इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में आपका ये वाला अमाउंट तो आएगा ही जो डिटरमाइंड हुआ है, उसमें से ट्राम तो माइनस होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर अदरवाइज बोलकर पे किया वो भी अमाउंट जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो डिटरमाइंड होगा। डिटरमाइंड अमाउंट जो किया है असेसमेंट या री असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने, उसमें से आपको ट्राम तो माइनस करना ही है, साथ में आपको एक चीज़ और माइनस करना है। क्या माइनस करना है? यहाँ पर जो आपने पेमेंट कर दिया है 140A या फिर अदरवाइज जो यहाँ पर पेड है उसको माइनस कर देना है। तो इस तरह से आपका नेट फिगर आ जाएगा, इस तरह से आपका नेट फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पहली बार तो यहाँ से यहाँ तक का लगेगा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का लगेगा। ठीक है, तो ये इस सेक्शन में ध्यान देने वाली बात है। 234B सेक्शन में ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है। अब जहाँ तक हम लोग अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमने यहाँ पर आपको क्या बोला, हमने बोला कि 2,80,162 जो है यहाँ पर आपने रिटर्न में इनकम घोषित किया है, रिटर्न में इनकम दिखाया है। यहाँ पर आपने 2 लाख का पेमेंट किया है, यहाँ पर आपने 2 लाख का पेमेंट किया है। उसके बाद 1.5 लाख का ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे हो चुका था, 1.5 लाख का ऑलरेडी जो है वो एडवांस टैक्स पे हो चुका था। तो अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपने एडवांस टैक्स 1.5 लाख का पे किया है, यानी कि कितना पे नहीं किया है। अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो कितना आपने पे नहीं किया है, तो ये 2,80,162 में से आपको 1.5 लाख अगर रिड्यूस कर देते हैं हम, तो 1.5 लाख अगर रिड्यूस कर देते हैं तो आपका मान लो 1,30,162 आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या किया गया है, 30 जून को पेमेंट किया गया है, 30 जून को पेमेंट किया गया, इसका मतलब 3 महीने का, यानी कि 3 महीने इंटू 1% के रेट से आपको जो है इंटरेस्ट यहाँ पर लग जाएगा। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से ये लगता है, इंटरेस्ट जो है यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। और यहाँ पर आपका जब आपका ये इतना इंटरेस्ट लग जाएगा, इस तरह से इंटरेस्ट लग जाएगा, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि आपने टोटल पेमेंट कितना किया है, आपका ड्यू कितना बनता था, तो आपने अब तक टोटल पेमेंट कितना किया है रिटर्न फाइल करने से पहले ही 2 लाख यहाँ पर पेमेंट किया है और 1.5 लाख जो है वो पहले पेमेंट किया था, यानी कि टोटल पेमेंट आपने कर दिया 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 पेमेंट कर दिया। 2 लाख आपने एडवांस के नाम पे पेमेंट किया था, एडवांस टैक्स के नाम पे, और 2 लाख यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट बोलकर रिटर्न फाइल करने से पहले आपने पे कर दिया। तो टोटल आपने अब तक पेमेंट किया है 3.5 लाख। आपका बनता कितना है? आपका बनता है ये 2,80,162, 2,80,162 प्लस यहाँ पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है वो, यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट बनता है 234B वाला इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाला इंटरेस्ट मतलब आपका बनता इतना है, आपने पे जो है इतना कर दिया है, यानी कि आपने एक्सेस मान लो अगर पेमेंट किया, अगर एक्सेस पेमेंट किया है। ठीक है, अब ये जो एक्सेस होता है अगर 2,80,162 का 10% से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये 2,80,162 से के 10% से ज़्यादा होता है, तो आपको रिफंड पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हम लोग आगे कहानी देखने वाले हैं, जिसका मैंने आपको जायजा दिया है। अगर आपने कम पेमेंट किया है तब तो आपका जो ड्यू बनता है अकॉर्डिंगली आपको डिमांड ऑर्डर वगैरह सब दे दिया जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह सब कैलकुलेट करके, और डिमांड ऑर्डर के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 234B की कहानी आती है। अगर मान लो यहाँ पर एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया गया या फिर लेस देन पे किया गया, ठीक है, तो 234A हम लोगों ने देख लिया, रिटर्न फाइल करने वाला कहानी। 234B हम लोगों ने देख लिया कि एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया गया या लेस देन 90% पे किया गया। उसके बाद हम लोग 234C की कथा देखेंगे, 234C की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 234C क्यों लगता है, अगर मान लो कि इंस्टॉलमेंट जो एडवांस टैक्स का जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको पे करने में गड़बड़ी हुई है, उसको पे करने में गड़बड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि डिफरमेंट इन इंस्टॉलमेंट हुआ है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में 234C का ब्याज लग जाता है। अब यहाँ पर भी हम लोग कहानी को कुछ इसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपको याद दिला दूं कि आपको इंस्टॉलमेंट वगैरह सबका पेमेंट कैसे कैसे करना है। तो उस सिचुएशन में मैंने आपको एडवांस टैक्स बताते वक्त में एक चीज़ बताई थी, JSDM, ठीक है, JSDM बताया था। तो यहाँ पर JSDM का मतलब क्या था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जून, उसके बाद सितंबर, उसके बाद दिसंबर और उसके बाद मार्च, ये प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का टाइमलाइन हम लोग देख रहे हैं जब आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना था। यहाँ पर भी 15 तारीख तक, 15 जून, 15 सितंबर, उसके बाद 15 दिसंबर और 15 मार्च तक आपको 100% पे कर देना था। तो पहला इंस्टॉलमेंट आपको कम से कम कितना पे करना था, पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने देखा था कि आपको 15% जो आपका एस्टिमेटेड इनकम होता है, ठीक है, जो आपको एडवांस टैक्स जिस पर देना है
उस अमाउंट का कम से कम कितना पहला इंस्टॉलमेंट था, तो पहला इंस्टॉलमेंट था आपका 15%। पहले आपको 15% देना है, उसके बाद आपका 45% था, उसके बाद 75% था, और 15 मार्च तक आके आपको 100% पे कर देना है। ये जो 45% हम लोग निकालेंगे उसमें से जो ऑलरेडी 15% तक आप पे कर चुके हो उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका इंस्टॉलमेंट जो होता है वो, अगर मान लो इंस्टॉलमेंट का आपका पेमेंट किया जाता है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाता है इस तरह से, जो भी आपका अमाउंट हम लोगों ने एडवांस टैक्स में देखा था कि किस तरह से एस्टिमेट वगैरह सब किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ बातें और देखते हैं। ये 15 तारीख है, ठीक है, मैंने 15 सब में लिखा नहीं है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 15%, 45%, 75% और 100% तक पे कर देना है 15 मार्च तक, ठीक है। अगर मान लो कि आपने प्रीवियस ईयर एंड तक भी पूरा पे कर दिया 100%, तो आपको माना जाएगा कि आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना था सारी कहानी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि किसी एसएससी ने क्या किया है, किसी एसएससी ने मान लो कि ये वाला इंस्टॉलमेंट आपने टाइम पर पे नहीं किया एडवांस टैक्स का, ये वाला भी पे नहीं किया और ये वाला भी नहीं पे किया, लेकिन मार्च में जाकर आपने 3.5 लाख एडवांस टैक्स पे कर दिया, ठीक है। 3.5 लाख मान लो एडवांस टैक्स बोलकर आपने पे कर दिया, आपने अपना अंदाजन लगाया कि मेरा इतना इनकम होगा, एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया। इस तरह से प्रीवियस ईयर खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद क्या हुआ, रिटर्न फाइल करने का डेट आया, रिटर्न फाइल करने का डेट आया, तो 2,80,162 हम लोग सेम एग्जाम्पल को लेते हैं, 2,80,162 रुपया आपने रिटर्न में अपना इनकम शो किया, ठीक है, अपना इनकम शो किया। अब जहाँ तक आप बात करते हो कि आपको 234C का जो ब्याज है वो कैसे कैसे लगेगा, 234C का ब्याज कैसे कैसे लगेगा, तो क्योंकि आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो पूरा का पूरा 3 महीना का डिफ़ॉल्ट किया है, उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो भी 3 महीना का डिफ़ॉल्ट किया है, और तीसरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो भी 3 महीना का डिफ़ॉल्ट किया है, लेकिन चौथा इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दिया है। तो उस सिचुएशन में हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि इस अमाउंट का 2,80,162 जो होता है उसका कितना परसेंट, 15% कितना होगा, तो 15% मान लो 42,000 हुआ, ठीक है, अप्रॉक्स 42,000। उसके बाद 1,26,000, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं 2,10,100 रुपये, ठीक है। ये आपका 75, मतलब ये 3 इंस्टॉलमेंट में जितना में आपने डिफ़ॉल्ट किया उसका अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर महीने हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए कितना डिफ़ॉल्ट किया इस हिसाब से, और इसमें भी आपका 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, तो यहाँ पर 3 महीना पूरा है, यहाँ पर भी 3 महीना पूरा है, और यहाँ पर भी 3 महीना पूरा है। आपको क्या कर लेना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में जो आपने डिफ़ॉल्ट किया वो टोटल इंटरेस्ट, मान लो कि ये टोटल तीनों इंटरेस्ट मिलाकर बी हो गया, ये जो आपका अमाउंट ड्यू है ये मिलाकर ए हो गया, तो ए प्लस बी, टोटल अमाउंट पेबल कितना हो गया, ए प्लस बी, और टोटल पे कितना किया है, तो 3.5 लाख पे कर दिया है, ठीक है, 3.5 लाख पे कर दिया है, तो ए प्लस बी माइनस 3.5 लाख, ए प्लस बी माइनस 3.5 लाख, जो भी आपका अमाउंट होता है वो रिफंडेबल होगा, ठीक है। रिफंड कैसे कैसे होगा वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका एस्टिमेटेड इनकम कितना होता है, ठीक है, उस हिसाब से आपको पेमेंट करना था। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि 139 सबसेक्शन 1 वाला आपका इनकम एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसको डिटरमाइन किया गया असेसमेंट या री असेसमेंट करके, तो उसी अमाउंट से हम लोगों को सारी चीज़ें कंसिडर करनी है, उसी अमाउंट से हम लोगों को सारी चीज़ें कंसिडर करनी है, ठीक है। उस हम लोगों को अमाउंट को यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट जो है इंस्टॉलमेंट में आपने किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना कि सबसे पहले आपको जानना है स्टेप वाइज 234A का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको जान लेना है। अगर लगेगा तो उसको कैलकुलेट कर लेना है अकॉर्डिंगली। उसके बाद देखना है 234B का लगेगा कि नहीं लगेगा, सबको अपने आप से सेपरेटली, सबको इंडिविजुअली जो है वो आपको असेसमेंट करना है, ठीक है। तो आपका 234A का लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो ठीक है कैलकुलेट करो अकॉर्डिंगली, नहीं लगेगा तो फिर आपको उसको इग्नोर करना है। फिर क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ध्यान देना है कि क्या 234B लगने वाला है, यानी कि एडवांस टैक्स पे नहीं किया था या लेस देन 90% पे किया था, आपको इमीडिएट कैलकुलेटर पर चेक करना है। अगर लगने वाला है तो ठीक है, नहीं लगने वाला है तो हम लोगों को इसको कट करना है। अब जहाँ तक बात करते हैं 234C को आप चेक करोगे, 234C में आप सबसे पहले ये ध्यान दोगे कि आपका एस्टिमेटेड इनकम कितना है, या रिटर्न वाला लेना है
है या फिर डिटरमाइंड वाला लेना है, उसके हिसाब से आपको 3 भाग में बांटना है। 15%, उसके बाद आपका 45%, उसके बाद आपका 75% और उसके बाद क्या 100% दे चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको अमाउंट जो है यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद पीरियड इन लोगों का जो इंस्टॉलमेंट में कितने महीने का डिफॉल्ट किया गया है। ठीक है, मतलब इंस्टॉलमेंट आपने लिख लिया, मान लो ऑलरेडी कुछ पे है। यहाँ पर मान लो कि हम लोगों ने देखा था कि 42,000, ठीक है, 42,000 में पहला इंस्टॉलमेंट में मान लो कि 10,000 पे कर चुका रहता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 10,000 जो है वो माइनस हो जाता, तो जो अमाउंट होता वो इस तरह से आपका निकलता। ठीक है, तो ड्यू अमाउंट में हम लोगों को ये इफेक्ट देना भूलना नहीं है। अब 45% जो हम लोगों ने निकाला उसमें ऑलरेडी जितना पेड है उसको भी माइनस करना है। ठीक है, उसको ये 45% निकालते वक्त में उसको कंसिडर करना है। ठीक है, ऑलरेडी पेड जो आपने 15% में कर दिया है वो भी आपको माइनस करना है। तो इस तरीके से जो है आपको अमाउंट को डिटरमाइन करना है। ठीक है, ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट एरिया ये हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपने प्रैक्टिकल बहुत सारा जो है रिटर्न वगैरह सब फाइल करते वक्त में या अदरवाइज जो है कैलकुलेशन वगैरह किया होगा या देखा होगा, तो इसमें ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपने हिसाब से पूरी चीज़ें बता दी है, ये मानते हुए कि अगर जाने अनजाने कि अगर प्रैक्टिकल अगर आपने कैलकुलेशन वगैरह सब नहीं किया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, तो उस परिस्थिति में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसीजर होता कैसे कैसे है। इसके रिस्पेक्ट में मैंने इंटरेस्ट के बारे में आपको सारी बातें बताई। ठीक है, 234C के इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में उम्मीद करता हूं कि आप विनोद गुप्ता सर की समरी बुक से एक बार अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को फिर से वापस से रीड करोगे। अब हम लोग बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 234C। यहाँ पर हम लोगों ने रिफंड का भी आपको देखना, अभी हमने रिफंड की एक चर्चा करी थी। रिफंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि रिफंड पर कितना ब्याज मिलता है और कैसे कैसे ब्याज मिलता है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट प्रोविजन टू 234C के बारे में। तो ये फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 234C का मतलब हम लोगों ने क्या जाना था कि आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में एडवांस टैक्स का डिफॉल्ट किया है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल गेन के बारे में। उसके बाद मान लो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्ड, रेस, कार्ड गेम, ये सब जो आपका विनिंग वगैरह सबका जो केस होता है, इस केस में फर्स्ट प्रोविजन लगता है। कैपिटल गेन का इनकम है उस केस में लगता है। या फिर बिजनेस प्रोफेशन इनकम हेड में अगर मान लो पहली बार एक्रू और अराइज इनकम हुआ है, तो किसी एसएससी का फर्स्ट टाइम जो है पीजीबीपी में टैक्सेबल होने के लिए जा रहा है। मान लो आपने अब तक नौकरी करी थी और आप बिजनेस करने के लिए भी जा रहे हो या बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, तो ये कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह सबके केस में और केवल फर्स्ट टाइम जो होता है आपका बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपका प्रोविजो लग जाएगा, फर्स्ट प्रोविजो लग जाएगा। अब ये फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया, पहले ये नहीं था। फाइनेंस एक्ट 2016 में इसको डाला गया। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि कॉरपोरेट हो या फिर नॉन कॉरपोरेट हो, दोनों स्थिति में, कॉरपोरेट हो एसएससी या फिर नॉन कॉरपोरेट हो, दोनों स्थिति में फर्स्ट प्रोविजो लगता है आपका। ठीक है, अगर मान लो कि कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या फिर ये वाला बिजनेस प्रोफेशन का इनकम, ठीक है, ये कम एस्टिमेट किया या एस्टिमेट किए बिना जो भी टैक्स बनता है वो कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी पर, उसको मतलब आपका क्या बोलते हैं एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट के साथ साथ पे कर दिया। ठीक है, या तो कम एस्टिमेट किया या फिर एस्टिमेट किए बिना इन सब चीज़ों का जो आपका आमदनी हुआ है उस पर आपने टैक्स दे दिया। ठीक है, या फिर आपका डिफरमेंट जो होता है, मतलब आपने इंस्टॉलमेंट वगैरह सबको आपको अंदाज़ा नहीं लग सक रहा था, इसकी वजह से जब आपको इनकम हुआ तब पे किया है, लेकिन 31 मार्च से पहले आकर पे कर दिया है। ठीक है, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं वो जो गलत एस्टिमेट किया था या बिना एस्टिमेट किए एडवांस टैक्स पे करने के कारण अगर मान लो कि शॉर्टफॉल होता है आपके इनकम में, तो फिर आपका यहाँ पर उस शॉर्टफॉल पर 234C के रिस्पेक्ट में आपको इंटरेस्ट का नहीं लगाया जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आपके पास जेन्युइन रीज़न है कि कैपिटल गेन हम एक्जैक्टली एस्टिमेट नहीं कर पाएँ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या फिर बिजनेस नया चालू किया है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में हम नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से हमारा शॉर्टफॉल हो गया। आपके पास जेन्युइन रीज़न है, इसकी वजह से आपका एस्टिमेट किए बिना आप एडवांस मतलब एस्टिमेट करके आप एडवांस टैक्स पे नहीं कर सकते थे, आपको अंदाज़ा भी नहीं था। ठीक है, लेकिन 31 मार्च से पहले आपने जाकर पे कर दिया। ठीक है, या फिर रॉन्ग एस्टिमेट पे या फिर आपने एस्टिमेट ही नहीं किया था। ठीक है, तो उस परिस्थिति में आपको 234C का इंटरेस्ट उस पार्टिकुलर अमाउंट पर नहीं लगाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट के वेवर के रिस्पेक्ट में अपनी कहानी, इंटरेस्ट के वेवर के रिस्पेक्ट में अपनी कहानी। ये जो आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट को वेव कौन कर सकता है? चीफ कमिश्नर या फिर डायरेक्टर जनरल। ठीक है, वो भी इन्वेस्टिगेशन वाला, चीफ कमिश्नर या फिर डायरेक्टर जनरल, वो भी इन्वेस्टिगेशन वाला। कुछ सिचुएशन में आपका जो 234A
ठीक है, आपका जो सेक्शन होता है 234A, 234B और 234C, इसका इंटरेस्ट जो होता है वो कुछ सिचुएशन में माफ़ कर सकता है, यानी कि वेव कर सकता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो 234A का केस है, इसमें दो मामले होते हैं, इसमें एक मामले होते हैं बी के केस में, और यहाँ पर क्या होता है कि आपका 234B और सी, इसको मिलाकर दोनों में एक मामले होते हैं, मतलब एक पॉइंट होता है, मतलब टोटल 4 केसेस होते हैं जब आपका वेवर जो होता है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, अब ये सब वेवर तभी पॉसिबल है जब रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में टाइम पर रिटर्न फाइल करता है आपका एसएससी। एसएससी क्या करता है, रिटर्न टाइम पर फाइल करता है। ठीक है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट कम से कम पूरा पेमेंट कर देता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट पूरा पे करोगे तभी आपको इंटरेस्ट माफ होगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले 234A के सिचुएशन में कब इंटरेस्ट का माफ होता है। अगर मान लो कि सेक्शन 132 का सर्च एंड सीजर है, ठीक है, सर्च एंड सीजर के दौरान एसएससी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डॉक्यूमेंट सीज कर लिया गया था, इसीलिए वो टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो ये पहला मामला है। तो उस परिस्थिति में आपका 234A का इंटरेस्ट जो होता है रिटर्न ना फाइल करने वाला, वो माफ कर दिया जाएगा। दूसरा होता है अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण रिटर्न जो होता है वो टाइम पर फाइल नहीं कर पाया, लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर जो होता है उसको डिटेक्ट करने से पहले खुद ही फाइल कर दिया। ठीक है, उसको पकड़ा नहीं गया, वो खुद ही फाइल कर दिया, लेकिन उसका अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस था तत्काल, इसलिए फाइल नहीं कर पाया था। तो ये 234A के वेवर के दो कहानी सिचुएशन हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग 234B के सिचुएशन, यानी कि आपका एडवांस टैक्स नहीं पे किया या फिर लेस देन 90% पे किया, तो उस सिचुएशन में कैसे कैसे इंटरेस्ट जो है वो आपका माफ होगा। सॉरी, ये 234B एंड 234C दोनों का वेवर के लिए एक साथ ये पॉइंट है जो मैं अभी बताने के लिए अगर जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या बात करते हैं कि अगर हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण अचानक आपका इनकम बढ़ गया, मतलब पहले से अगर आपको पता होता तब आप इंस्टॉलमेंट वगैरह सब टाइम पर दे देते, आप एडवांस टैक्स वगैरह सब दे देते, तो उस सिचुएशन में आपका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट में आप पूरा एडवांस टैक्स क्लियर कर दो, और तो आपको ये वाला 234B 234C वाला जो है ब्याज नहीं लगेगा। एक केस आता है वो केवल 234C के रिस्पेक्ट में आता है, केवल 234C के रिस्पेक्ट में, यानी कि इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करने के रिस्पेक्ट में आता है। मान लो कि कैपिटल गेन के अलावा कोई भी ऐसा इनकम था जिसको ना एंटिसिपेट किया जा सकता था ना चेंज किया जा सकता था। ठीक है, मतलब आपको एंटिसिपेट था लेकिन उसमें एग्जैक्ट फिगर का आपको पता नहीं था, लेकिन कैपिटल गेन वाला क्योंकि फर्स्ट प्रोविजन में ऑलरेडी कवर हो जाता है विनिंग वाला और फर्स्ट टाइम पीजीबीपी वाला, इसलिए यहाँ पर नहीं बोला गया, तो एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। लेकिन आगे चलकर आपका वो इनकम अचानक से आ गया, एक्रू या फिर अराइज हो गया, तो आप इंस्टॉलमेंट में कंसिडर कर लिए थे उसको। ठीक है, एक्रू या रिसीव आपका हो रहा था, इंस्टॉलमेंट में आपने कंसिडर कर लिया था और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपने एडवांस टैक्स दे दिया, तो उस परिस्थिति में आपका क्या होगा, ये वाला इंटरेस्ट भी जो है वो वेव हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड के बारे में। इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड की कहानी देखते हैं।